हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आईएम इंदौर के आईपीमेट 2021 एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइसेस नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन जो है उनको आपको एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, वहां पर आंसर मार्क करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जहां पर फैक्टर्स और डिवाइजर्स इन्वॉल्व थे। कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड 1890 into 170 into 130 and are not divisible by 45. Now, the moment we say positive integers, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3 and so on, including that number itself. तो सबसे पहले तो हमें इस नंबर को ओपन करना होगा, जैसे 1890। अगर हम इसको फैक्टर करना चाहें तो ये होगा 7 into 27 into 10। तो 7 27 हो गया है 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो जो बेस है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए और पावर नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही 170 को अगर हम लिखेंगे तो वो होगा 17 इंटू 10 या 17 इंटू 2 इंटू 5। 130 इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10 या 13 इंटू 2 इंटू 5। क्योंकि हमें इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए पहली बात, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 की पावर हमारे पास आएगी 3 टाइम्स। ऐसे ही 3 की पावर भी 3 टाइम्स। व्हाट अबाउट पावर ऑफ 5? 1, 2 and 3, and then we will get 7, 13 and 17। ये प्राइम फैक्टर फॉर्म कहलाती है, जहां पर बेस डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होते हैं और पावर नेचुरल नंबर होती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे तो हम आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। ये जो पावर है इनमें हम 1 ऐड करते हैं, सो 3 प्लस 1 क्यों ऐड करते हैं वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर 7, 13 और 17 की जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। सो दिस इज 4 इंटू 4 16। नाउ ये भी 4 है, ये 2 और 2 ये भी 4 हो गया, तो 4 and 4 16, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो होंगे 512। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया हमने, प्लस 1 क्यों किया है? देखिए, हमारा जो भी नंबर है, लेट्स से इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है n से, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी हमारा नंबर 2 की पावर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा नंबर 2 की पावर 2 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा, 2 की पावर 1 से भी होगा एंड 2 की पावर 0 से भी होगा। ये जो प्लस 1 हमने किया है ये 2 की पावर 0 के लिए किया है। ऐसे ही 3 की पावर 3 से डिविजिबल होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0। सिमिलरली 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0। एंड देन वी हैव गॉट 7 to the power 1 and 7 to the power 0, 13 to the power 1 and 13 to the power 0, and 17 to the power 1 and 17 to the power 0। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ 4, यहाँ पर 4 जो हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर 2, 2 एंड 2। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट इस क्वेश्चन में एक जरा सा ट्विस्ट था, जो फैक्टर्स हैं वो खुद डिविजिबल नहीं होने चाहिए। किससे? 45 से। ना 45 क्या है? ये है 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एक काम करें, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से हम वो डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर दें जो 45 से डिविजिबल हैं, तो हमारे पास वो डिवाइजर्स आ जाएंगे जो 45 से डिविजिबल नहीं है। 45 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जिनकी पावर में 3 की पावर 2 या उससे बड़ी पावर आए 3 की, और 5 की पावर 1 या उससे बड़ी पावर आए। इसका मतलब है ये चारों नंबर्स हमारे काम के हैं, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं जब हम इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी 4 नंबर काम के हैं। अगर हमने ये लिख दिया तो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी। क्यों? हमें 3 की पावर 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 अगर किसी नंबर में है सिर्फ, तो वो नंबर 3 की स्क्वायर यानी कि 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 हमारे काम के नंबर नहीं है,
यहाँ नंबर हमारे काम के होंगे सिर्फ 2। व्हाट अबाउट दिस केस? 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 की पावर 0 हमारे काम का नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई भी नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं वो 3 हैं, और 7, 13 और 17 में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी पावर हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 2 8 इंटू 3 ये हो गया है 24 इंटू 2 48 इंटू 4 192। तो टोटल इन डिवाइजर्स में से 192 डिवाइजर्स ऐसे हैं जो 45 से डिविजिबल हैं। अगर हम इनको टोटल डिवाइजर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 320। इसको आपको यूं समझना है कि मान लीजिए मैंने एक नंबर ये ले लिया है, एक नंबर लेट से मैंने ये ले लिया है, एक नंबर ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, ये और ये एक फैक्टर है ना। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है? सर्टेनली यस, क्योंकि यहाँ पर हम 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं और 3 स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए हमने यहाँ पर 5 की पावर 0 ले लिया होता, यानी 5 लिया ही नहीं होता, और ये 5 यहाँ नहीं होता, तो फिर आप 3 की चाहे कोई भी पावर ले लीजिए, हमारा नंबर 45 से डिविजिबल नहीं हो सकता। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर 320। क्वेश्चन ट्रिकी था, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, गलती होने के पूरे चांसेस थे। तो अगर समझदारी से आपने इस क्वेश्चन को दिया होगा तो अराउंड 2 to 3 मिनट्स आपको इस क्वेश्चन में लग गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। एक फंक्शन है एफ ए, ये कहता है मैक्सिमम ऑफ ए एंड जीरो आपको लेना है। ए और जीरो में जो भी मैक्सिमम है वो आपको लेना है। तो ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? अगर ए जीरो हो गया तो जीरो एंड जीरो हमारा जो फंक्शन एफ ए होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ए एक नेगेटिव नंबर हो गया तो हमारा आंसर जीरो होगा, और अगर ए एक पॉजिटिव नंबर हो गया तो हमारा आंसर ए होगा। तो यहां पर अगर हम ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो, और अगर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ए की। एक कंडीशन हमें और दी है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स क्या है? इंटीजर है। तो एक्स की हमें वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8। नाउ यहां पर क्या हो अगर हम इस पार्ट को जीरो कर दें? अगर 3 माइनस 3 हम जीरो कर दें तो एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये वाला पार्ट जीरो होता है तो आंसर जीरो आता है। और अगर यहाँ 3 पुट कर दें तो 3 प्लस 1 4, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो ये जीरो, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f4, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर 4 ही हमारा आंसर आएगा, और 4 इंटू 2 करने पर 8। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स हम x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। क्या हम x की वैल्यू 3 से छोटी पुट कर सकते हैं? अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नेगेटिव होने पर जीरो आंसर आता है एफ ऑफ ए का। और 2 पुट करने पर ये 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 ये हो गया है 6। तो हमारा आंसर 8 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम x की वैल्यू 3 से कम नहीं लिख सकते, करेक्ट? क्योंकि जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी और अल्टीमेटली ये वैल्यू जीरो पे आ जाएगी। तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो क्या होगी? 3। 3 से ऊपर कोई हो सकता है, कोई और वैल्यू हो, बट 3 वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज की क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है तो आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सबसे पहली अप्रोच होती है कि आप nth टर्म निकालें, क्योंकि जब तक आप nth टर्म नहीं निकालेंगे कैलकुलेशन करने में गलती हो सकती है। अब nth टर्म निकालने के भी दो तरीके हैं, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और एक लॉजिक बेस्ड है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन पर नजर डालता हूं तो मैं यहां पर इस टर्म पे देख रहा हूं, ये जो वैल्यू है ये 4 इंटू 1 माइनस 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू n माइनस 1 लिख दूं तो आप देखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करने पर ये आ गया,
n की वैल्यू 2 पुट करने पर 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 आ गया, 3 पुट करने पर 11 आ गया, और ये वैल्यू इस वैल्यू से 2 लेस है, हर एक वैल्यू। तो ये हो गया है आपका 4n माइनस 3। अब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो ये। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक टर्म के जो दो पार्ट्स हैं उनको हम अलग अलग लिखते थे, जैसे 1, उसके बाद में 5, 9 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इनटू हमारा सेकंड पार्ट होगा 3, 7, 11 एंड सो। क्योंकि हमें nth टर्म निकालनी है, अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, तो nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर हमारी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 4 एंड प्लस 1 करने पर 4n माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो गैप है, अगेन ये गैप 4 का है, तो 4n माइनस 4 एंड प्लस 3 करेंगे तो 4n माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम ये नहीं करते हैं, हम इसको फटाफट मेंटली करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार इसको ओपन करते हैं। 4n इंटू 4n ये हो गया है 16n स्क्वायर, माइनस 4n एंड माइनस 12n ये हो गया है माइनस 16n एंड प्लस 3। ये हमारी जनरल टर्म आ गई। अब अगेन इसका अगला स्टेप अगर आपको मालूम है तो आप इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हैं। वरना क्या होगा, आप पहले a1 लिखेंगे, ये होगा 16 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस 3। a2 क्या होगा, 16 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 3 एंड सो। ऐसे करते हुए आपको an तक जाना होगा, 16 इंटू एन स्क्वायर, एन हमें मालूम है ऑलरेडी, 16 इंटू एन प्लस 3। अगर आप इन सभी टर्म्स को ऐड करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपके पास आ जाएगा। क्या होगा वो, 16 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम सिग्मा एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन सिग्मा एन। एंड 3 कितनी बार आ रहा है, हर एक टर्म में आ रहा है, तो एन टर्म्स में 3n। तो यहां से यहां पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अगर आपको गेन अप्रोच मालूम है। अब सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें मालूम होगा, 16 इंटू ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ओके, माइनस 16 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू n, राइट। यहाँ पर क्योंकि हमें फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा गया है तो n की जगह हमें 10 पुट करना है। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 16 और n प्लस 1 ये पार्ट हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम 16 इंटू n प्लस 1 ये कॉमन ले लें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए, इंटू यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट, 16 n प्लस 1, और यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 3n हमारे पास एज इट इज आ गई। चलिए n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, तो 16 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। नाउ 21 अपॉन 6 दोनों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 7 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 6 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई 3, प्लस 3 इंटू 10 इज 30। आप चाहें तो अगेन 30 यहाँ पर कॉमन ले लें, 10 इंटू 3 30 कॉमन ले लें, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ 30 कॉमन ले लिया है, 16 into 11 176 and plus 1, so this will be 30 into 177 0, 3 7 times 21 2 carried, 17 into 3 51 plus 2 53, 5310। तो अब हम यहाँ पर समय कहाँ बचा सकते थे, अगर हम ये nth टर्म जल्दी लिख देते, ये सम ऑफ n टर्म्स हम इमीडिएटली लिख देते और फिर कैलकुलेशन हम फटाफट करते। तो अगेन क्वेश्चन आसान नहीं था, 2 to 3 मिनट्स आपके आसानी से इस क्वेश्चन में कंज्यूम हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। In a class 60% and 68% of students pass their physics and maths exams respectively. टोटल है 100%। फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, 60%, मैथ्स में 68%,
then at least what % of the students passed both their physics and maths exams? Let's say ये वैल्यू है x, तो ये हो गया है 68 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम 68 होना चाहिए। ये x है, तो ये हो गया है 60 माइनस x। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों का सम होगा 68 प्लस 60, दैट इज 128 माइनस x। और इस वैल्यू को अगर हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 128 और प्लस 100 माइनस 28। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 28। सेट थ्योरी का एक बेसिक रूल है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि 60 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कह रहा है 68 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x is greater than or equal to 0 और x minus 28 is greater than or equal to 0। फर्स्ट केस को देखते हैं तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 60। सेकेंड केस को देखते हैं तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 68। तो यहां से तो हमें x की अपर वैल्यू पता चल सकती है कि x की वैल्यू 60 के ऊपर नहीं हो सकती, राइट? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लास्ट केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 28। अगेन अगर हम दोनों को मिलाएं तो x की वैल्यू हर हालत में 28 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में आपके दोनों ही केसेस शामिल हो गए। तो अगर मैं x की वैल्यू 28 पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 28। तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 68 माइनस 28 ये 40 हो गया है, 60 माइनस 28 ये 32 हो गया है। अब अगर हम इस 28 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है। तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर जो हो सकती है वो है 28%। इससे कम आप इस वैल्यू को नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आसान था। अगर आपको जब सेट थ्योरी के क्वेश्चंस में मैक्सिमा और मिनिमा के केसेस अगर आपने पहले डील किए हुए हैं तो आप आसानी से इसे अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 पैरेलल लाइंस ऑन अ प्लेन। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ऑन द सेम प्लेन देयर आर n अदर लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द 5 पैरेलल लाइंस। हमें नहीं मालूम है कितनी लाइंस हैं। If the number of distinct rectangles formed by all these lines is 360, then the value of n is. Normally आपको लाइंस दी जाती है और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं। रेक्टेंगल बनाने की क्या शर्त है? हमें दो पैरेलल लाइंस चाहिए और दो पैरेलल लाइंस जो इन दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर हो वो चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास में ये 5 पैरेलल लाइंस हैं। इनमें से हम कोई सी भी दो चुन लें, 5C2 एंड यहां पर हमारे पास जितनी भी ये पैरेलल लाइंस हैं इनमें से भी हम कोई भी दो चुन लें। लेट अस से ये टोटल n लाइंस हैं, तो NC2 हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा और ये वैल्यू हमें गिवन है 360। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट लाइन चुनी है और सेकेंड लाइन चुनी है और यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चुनी है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल आ चुका है, राइट? 5C2 हमें मालूम होना चाहिए 5 इंटू 4। जनरल इसका अप्रोच क्या होता है? एक रिड्यूस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 10। यहाँ पर 360 चाहिए, इसका मतलब है ये 36 होना चाहिए। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आप कर लें। मान लीजिए 9 लाइंस हैं तो 9 इंटू 8 72 अपॉन 2 करने पर 36 आ जाएगा, बिकॉज 9C2 अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वो होगा 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2। 2 गोज इंटू 8 4 टाइम्स एंड 9 इंटू 4 36। सो n की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी? एक आसान क्वेश्चन, आसानी से विद इन अ मिनट इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum number of weights which enable us to weight any integer number of gram of gold from 1 to 100 on a standard balance with 2 pans? Weights can be placed only on the left pan. यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपने पैन बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई होती कि हम सिर्फ वेट्स को लेफ्ट पैन में ही प्लेस कर सकते हैं, तो थंब रूल था कि 3 की पावर्स पे हमें मूव करना है। फर्स्ट वेट हम 1 kg का लेते, सेकंड वेट 3 kg का, फिर 9 का, फिर 27 का एंड सो ऑन। 81 का जरूरत नहीं होती, अगर या तो है चाहे तो हम 81 ले सकते हैं। अब आप 1 से लेके 100 तक कोई भी जो ग्राम वेट है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो 1 ग्राम का एक, 3 ग्राम का एक, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 1 ग्राम वे करना है और ये हमारे पास पेन बैलेंस का एक पेन है, तो हम यहाँ पर क्या करते, 1 ग्राम का वेट यहाँ रखते और यहाँ गोल्ड कर देते। अगर हमें 2 चाहिए था
तो हम क्या करते, यहाँ पर 3 करते, यहाँ 1 का वेट रखते और बाकी गोल्ड प्लेस कर देते। और उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हमें राइट वाले पैन में कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ गोल्ड रखना है। तो फिर पावर ऑफ 2 का रूल काम करता है। नंबर सिस्टम में दो बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स कहलाते हैं, एक है परफेक्ट नंबर्स और दूसरा है ऑलमोस्ट परफेक्ट नंबर। ये 2 की जितनी भी पावर्स वाले नंबर हैं, दे आर कॉल्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट नंबर्स, क्योंकि इनके फैक्टर्स का सम करने पर हमेशा जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो नेक्स्ट हायर पावर से एक कम होगी। जैसे कि 1, 2, 4, ये 2 की पावर है। ये कंसेप्ट हम स्प्रिंग बैलेंस में यूज करते हैं, राइट, एंड सो। अब आप 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा जो कि 4 से एक कम है। 1 + 2 + 4 करेंगे तो 7 आएगा जो 8 से एक कम है। 1, 2, 4, 8 करेंगे तो 15 आएगा। अब अगर आपको मान लीजिए 1 का वेट चाहिए तो ये लीजिए 1 हो गया। 2 चाहिए तो 2 आपके पास है। 3 चाहिए तो दोनों को मिला दीजिए, लेफ्ट पेन पे रख दीजिए। 4 ग्राम चाहिए तो ये रहा 4 का। 5 चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 चाहिए तो ये दोनों लेफ्ट पेन पे रख दीजिए और 7 चाहिए तो तीनों रख दीजिए। तो बेसिकली पावर ऑफ 2 का रूल हमारे यहाँ पर काम करेगा। 64 तक ही हम जाएंगे क्योंकि इन सब का भी अगर मैं सम कर दूं तो 127 ग्राम्स आ जाता है। हमें सिर्फ 100 ग्राम तक ही वे करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेट चाहिए वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं तो आसान था, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टैप्स। ये टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक आसान क्वेश्चन है। 2 टैप्स हैं, एक वाटर टैंक के बॉटम में है। Either of the or both of which may be opened or to empty the water tank, each at a constant rate. T1 is opened, keeping T2 closed. The water tank initially full becomes empty in half an hour. That means जो T1 है वो 30 मिनट्स में टैंक को खाली कर सकता है अगर टैंक फुल है तो। Okay, if both T1 and T2 are kept open, the water tank initially full becomes empty in 20 minutes. तो अगर हम T1 और T2 को एक साथ ओपन कर दें तो वाटर टैंक 20 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम सिर्फ T2 को ओपन करें तो कितना टाइम लगेगा। आसान अप्रोच, एक काम कर लेते हैं, जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 60 यूनिट्स। वाई 60? ये इन दोनों का एलसीएम है, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ओके, ये 30 मिनट्स में 60 यूनिट्स एम्प्टी कर सकता है। इसका मतलब है 1 मिनट में 2 यूनिट्स एम्प्टी कर सकता है। दोनों मिलके 60 यूनिट्स को 20 मिनट्स में एम्प्टी कर सकते हैं, तो 1 मिनट में 60/20 3 यूनिट्स एम्प्टी कर सकते हैं। अकेला T1 2 यूनिट्स, T1 और T2 मिलके 3 यूनिट्स, मतलब T1 जो है, T2 जो है वो 3 - 2 1 यूनिट एम्प्टी करेगा इन 1 मिनट। तो ये अगर 60 यूनिट्स को उसको अकेले को एम्प्टी करना होता तो कुल कितना टाइम लगता, 60 डिवाइडेड बाय 1 एंड द आंसर विल बी 60 मिनट्स। एक स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द सीक्वेंस xn satisfies x1 = 0 और xn + 1 हमें डिफाइन किया गया है। फॉर n = 1, 2 एंड सो ऑन, x31 की वैल्यू पूछी गई। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले x1 की वैल्यू हमें गिवन है 0। ओके, व्हाट अबाउट x2? जरा हम इक्वेशन फटाफट फॉर्म करते हैं। अगर x2 निकालना है तो ये हो जाएगा x1 + 1 + ट्वाइस ऑफ √1 + x1। ओके, नाउ x1 हमें 0 मालूम है, तो फटाफट अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 2 × 1 + 0 is 1 और अंडर रूट लेंगे तो 1, सो 2 + 1 ये हो गया 3। तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई है 3। ओके, व्हाट अबाउट x3? चलिए कैलकुलेशन फटाफट करते हैं। x2, नाउ अब हमें मालूम है कि ये x2 होगा +1 + ट्वाइस ऑफ √1 + x2, करेक्ट। सो x2 क्या होगा यहाँ पर, 3 + 1 4 + 2 × 1 + 3 4, 4 का √2, सो 2 × 2 4, 4 + 4 8। x3 की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ पर आपको इस स्टेप तक आते आते मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पर रिलेशन कैसा मूव कर रहा है। ये गैप 3 का है, ये गैप 5 का है, तो अगर मुझे x4 निकालना हो तो मेरा लॉजिक कहता है ये 7 का गैप होना चाहिए और ये वैल्यू 15 होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक बार सही अप्रोच मालूम हो गई तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। x4 देखें तो ये हो गया है x3 + 1
प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस x3। x3 है हमारा 8, 8 प्लस 1 ये हो गया 9, और 8 प्लस 1 9 का अंडर रूट 3, 3 इंटू 2 6, एंड 9 प्लस 6 इज 15 एंड सो। अब यहां पर आपको अगेन इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं इन वैल्यूज पर नजर डालता हूं तो व्हाट आई फाइंड हियर, एक सिंपल सा रिलेशनशिप मुझे समझ में आ रहा है। ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, वरना इसमें फिर स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब ये 1 है तो ये 0 है, विच इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस 1। जब ये 2 है तो ये वैल्यू 3 है, 2 स्क्वायर माइनस 1। 3 है तो ये वैल्यू 8 है, 3 स्क्वायर माइनस 1। 15 है तो ये वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए 31 पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 31 स्क्वायर माइनस 1। 31 का स्क्वायर होता है 961, और माइनस 1 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? 960। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट आपको प्रेजेंट रहना होता है और अलर्ट रहना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of the lines given by the equation coincides with one of those given by this equation and the other lines represented by them are perpendicular, then a square plus b square की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अगेन सिस्टमेटिकली मत करिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस बेसिक फैक्टराइजेशन के रूल मालूम होने चाहिए, ठीक है? एक इक्वेशन हमारे पास लाइन ऑफ इक्वेशंस ये गिवन है और दूसरी ये है ना। हमें एक बात मालूम है यहाँ पर, ये जो मिडिल टर्म होती है जनरली जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इस मिडिल टर्म के दो पार्ट्स करते हैं, सच दैट उन दोनों को ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाए, ये वाला पार्ट आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट पार्ट का प्रोडक्ट आ जाए। अगर इन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। उस केस में जो मिडिल टर्म जो है, इसके दो पार्ट जो हम करेंगे वो दोनों भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर उन दोनों को हमने नेगेटिव कर लिया तो उनका सम नेगेटिव आएगा, जबकि सम भी पॉजिटिव चाहिए। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको नजर आ रहा है, ये 2 है और ये 3 है, तो क्यों ना एक काम हम करें, यहां पर इसको एक बार 2xy plus 3xy करके देख लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में खर्च करने का समझदारी यहाँ पर नहीं होगी। मे बी हमने 2x कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई, और यहाँ पर 3y हमने कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, एक तो x प्लस वाई और एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो ये 0 है या ये 0 है। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, पर ये साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो हमारी बड़ी वाली टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और छोटी वाली टर्म नेगेटिव होगी। अगेन हम कैलकुलेशन में मेहनत कम करना चाह रहे हैं तो एक काम करें, यहाँ पर -2xy और यहाँ +3xy लिखते हैं। देखिए थोड़ी सी समझदारी का ही इस्तेमाल आपको करना होता है एग्जाम में। मैं 3xy -2xy भी लिख सकता था, पर देन फिर मुझे कॉमन लेने में दिक्कत होती है, फ्रैक्शन दिखता है मुझे। यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है? 2x, अंदर बचेगा x माइनस वाई प्लस 3y, एंड वी विल बी लेफ्ट विद x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं वन ऑफ द लाइंस कोइंसाइड्स, ये वो लाइन है, एंड द अदर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल होता है, दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो लाइन है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया -1। और यहाँ स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया +1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है और यही हमें चाहिए था। तो हमें मालूम है 2xy प्लस 3xy ये प्लस 5xy होना चाहिए, तो a की वैल्यू हो गई है 5। एंड व्हाट अबाउट b? 3xy माइनस 2xy इज इक्वल टू xy, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई है 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा गया है, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 26 विल बी आवर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। In a class consisting of 30 students, each student registered for 5 courses and each course instructor conducts an exam of 200 marks for every student. तुरंत सोचिए 30 into 5 और टोटल हर एग्जाम का स्कोर है 200, तो ये हो गया है 3 into 2 6 into 5 30,000 मार्क्स हो गए। एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द रजिस्टर्ड कोर्सेज इज 80%। इसका 80% अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 24,000 marks. However, two students apply for revaluation
एंड मार्क्स ऑफ नन ऑफ देम आर रिड्यूस्ड। मार्क्स रिड्यूस तो नहीं हुए, पर हो सकता है वो सेम रहे हों, हो सकता है इंक्रीज हो गए हों, हो सकता है एक का इंक्रीज हुआ हो सकता है दोनों के इंक्रीज हो गए हों। एंड द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बिकम 80.02% आफ्टर इवैल्यूएशन। 0.02% का फायदा हुआ है। 0.02% ऑफ व्हाट? 30,000। इसका 10% 3,000, 1% 300, 0.1% 30, 0.01% 3, 0.02% 6, यानी ओवरऑल 6 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। अब ये 6 मार्क्स किसके बड़े हैं? हो सकता है वो 1% के 6 बड़े हो, दूसरे के 0 रहे हो, कोई इंक्रीज नहीं हुआ हो सकता है 5-1 हो सकता है 4-2 हो। तो यहाँ पर देन मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, वो तभी होगा जब एक को 6 मार्क्स का बेनिफिट हो जाए और दूसरे का स्कोर बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? 6। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस थे वो मुश्किल नहीं थे, लेकिन मैं इनको आसान भी नहीं कहूँगा। ये क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर सकते थे। इनफैक्ट इस पेपर को करने के लिए हमेशा जो हम सजेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजी कि आप क्वेश्चन देखें और आपको ये पता होना चाहिए कि विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आप कर सकते हैं, तो आप करें। अगर आपको डाउट है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करें और बाद में आके उसको अटेम्प्ट करें। तो कंफर्टेबली 5 टू 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हैं, तो ये जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो 8 टू 9 भी जा सकते थे। और इसी वजह से जो कट ऑफ है, वो जनरली इस एग्जाम में लो जाने के चांसेस है, राइट? तो ये क्वेश्चंस थोड़े से मेमोरी बेस्ड थे जो स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा वेरी कर सकता है मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें। तो जब ओरिजिनल क्वेश्चंस हमें अवेलेबल होंगे, जब ऑफिशियली अवेलेबल होंगे, तब उन क्वेश्चंस को डिटेल में वापस डिस्कस करेंगे, राइट? तो अभी के लिए इतना ही काफी होगा। थैंक यू।